डियर एस्पिरेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा यूपीएससी में। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हैं, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों, अगर आपने पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे जहाँ पे मैंने पार्ट्स का डिस्कशन किया हुआ था, मतलब हमारे भारतीय संविधान में जो 22 पार्ट हैं उनके बारे में मैंने आपको चीज़ें अच्छे डिटेल में बताई हुई थी। आपने अगर उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जा करके उन्हें देख सकते हो। ठीक है, आज का जो हमारा डिस्कशन है, तो यहाँ पे हम एस्केड्यूल्स का डिस्कशन करेंगे। शेड्यूल कहो या फिर एस्केड्यूल कहो, चीजें फर्क नहीं पड़ता, प्रोनाउंसिएशन आप कुछ भी करो। ठीक है ना, सूची के बारे में आज हम बात करेंगे। शेड्यूल हिंदी बोल देता हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, 12 शेड्यूल है, टोटल 12 है, ध्यान रखें। ठीक है, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, किसमें क्या प्रावधान रखे गए। जैसे कल हमने डिस्कशन किया पिछले क्लासेस में पार्ट्स के बारे में, उसी तरीके से आज हम डिस्कशन करेंगे शेड्यूल के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले आती है शेड्यूल फर्स्ट। इसमें दोस्तों सिंपल सा है, नेम ऑफ द स्टेट्स, राज्य के नाम है। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब कौन से राज्य की समय सॉरी सीमा कहाँ तक फैली हुई। जैसे मान लो कि मध्य प्रदेश हो गया, ऐसे इधर इधर पे बना हुआ है ना, तो ये चीजें होंगी। किस राज्य की सीमा कहाँ तक है, क्या नाम है, वो चीजें हैं। इसी तरीके से नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट, यूटीज जो है हमारी, ठीक है, उनका नाम लिखा गया है और उनका क्षेत्रफल कहाँ तक है, वो चीजें हमारे पार्ट कह रहा हूँ, शेड्यूल, मतलब पिछली 2 क्लासेस पार्ट्स हुई तो बार बार वही निकल रहा है, शेड्यूल में दिया गया है। तो पहली शेड्यूल है नेम ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुडिशन। सिंपली है, स्टेट्स के नाम है और यूनियन टेरिटरीज के नाम है और उनका क्षेत्रफल कहाँ तक है, दायरा कहाँ तक है, वो बात की गई। पार्ट टू देखो, पार्ट टू में सिंपल सा है, सॉरी पार्ट कह रहा हूँ बार बार, माफ करना, स्केड्यूल टू देखो। ठीक है, स्केड्यूल टू में क्या कहा गया है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इमोल्यूमेंट्स, अलावेंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन। मतलब कि इसमें ये कहा गया है कि आपको क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, मतलब कहाँ सैलरी आएगी, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, ये सारी चीजें, कब अपॉइंटमेंट होगी, कब रिटायरमेंट आपको मिला जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। अब ये चाहे प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो या फिर ये गवर्नर से रिलेटेड हो, फिर चाहे जो हमारे स्पीकर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, जो डिप्टी स्पीकर, ये सारे लोग हो गए है ना, चेयरमैन हो गए, डिप्टी चेयरमैन, इन सब के बारे में। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई, यूपीएससी यूपीएससी हो गए, जजेस हो गए हमारे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए। इस तरीके से हमारे कंट्रोलर और जो ऑडिटर जनरल होते हैं, ठीक है, कंट्रोलर जनरल हो गए, ऑडिटर जनरल हो गए, इन सब के प्रावधान दिए गए। मतलब इनका कार्यकाल कितना होगा, काम करने की क्या क्या सीमाएं होंगी, कब कब, मतलब किस उम्र को पार करने के बाद ये सारे लोग ये सब पोस्ट में आ सकते हैं, वो चीजें बताई गई। ठीक है ना, मतलब सैलरी कितने मिलेगी, कैसे अलावेंसेस मिलेंगे, रिटायरमेंट के बाद क्या पेंशन वेंशन, वो सारी चीजें इसमें दी गई हैं शेड्यूल टू में। अब शेड्यूल थर्ड में क्या है, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स और अफर्मेशन। इसमें कुछ नहीं दोस्तों, जितने भी लोग पद ग्रहण करते हैं, ठीक है, जैसे कोई एमपी बनता है, कोई एमएलए बन रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा है, कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहा है, किसी राज्य का किसी गवर्नर नियुक्त कर दिया गया, या फिर प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट कोई बन रहा है, तो उन्हें अपनी ओथ और अफर्मेशन लेनी होती है। यानी कि कुछ कस्में वादे निभाने होते, खाने होते हैं ना। अब निभाओ नहीं निभाओ तो अलग बात हो जाती है, पर खाने होते कस्में वादे। ठीक है, ये चीजें हैं। शेड्यूल फोर में क्या है, राज्यसभा में किस किस स्टेट्स कितनी कितनी सीटें दी गई हैं और यूनियन टेरिटरीज को क्या सीट दी गई, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना, ये फोर्थ शेड्यूल में है, यानी कि किस राज्य को और किस यूनियन टेरिटरीज को राज्यसभा में कितनी सीटें दी गई हैं, ये बताया गया है। ठीक है, ध्यान रखना। पार्ट फाइव में क्या है, सॉरी बार बार पार्ट फाइव में, शेड्यूल फाइव। शेड्यूल फाइव में क्या है दोस्तों, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब। जो SC STs एरिया है, कल मैंने आपको ATMM बताया था। ठीक है, ये चीजें, जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ कि इसमें असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, कल मैंने पिछले वीडियो मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है ना, तो यहाँ से रिलेटेड जो है तो प्रावधान दिए जाएंगे। हालांकि यहाँ पे ATMM मैंने लिखा है, पर ये इस वाले में नहीं है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में कल लिखा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये उसमें नहीं है। शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स जो हैं, सारे के सारे राज्य जो है ना, हर जगह पाई जाती है, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, तो उनके लिए भी जो प्रावधान है वो शेड्यूल फाइव में किए गए। ये थोड़ा ध्यान रखना, ATMM अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना, ध्यान रखना कि बोल दो सर ने ATMM पांचवें शेड्यूल में पढ़ा दिया। ठीक है ना, वो पांचवें में नहीं है, ध्यान रखना इसको।
बस यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो, कंट्रोल कैसे होगा स्केड्यूल एरियाज का और स्केड्यूल ट्राइब्स का, वो दिया गया है। पार्ट 6 में ये चीजें जो मैंने अभी जस्ट पीछे लिखा ना, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो स्केड्यूल 6 में रखे गए। प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट, यहाँ पे जो ट्राइबल एरियाज, ठीक है ना, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर, यहाँ की जो ट्राइबल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, मतलब यहाँ पे कैसे रूल लागू किए जाएंगे, कैसे नियम कानून लागू होंगे, वो स्केड्यूल 6 में दिए गए। ये ध्यान रखना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि स्केड्यूल 6 में सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों की बात की गई, वहां की ट्राइब्स की, और स्केड्यूल 5 में इन चारों राज्यों को छोड़ करके, यानी ATMM, इनको छोड़ करके बाकी जितने राज्यों की मतलब शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल्स हैं, उनका प्रावधान किया गया। पार्ट 7 देखो। पार्ट 7 में क्या है? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। अब आपको पता होगा कि हमारे इधर पे क्या चलता है कि बेसिकली इधर पे आप कह सकते हो हाँ, 3 लिस्ट हैं। 3 लिस्ट है, वो कौन कौन सी हैं? एक है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, और एक है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ राज्य सरकारें, और कंकरेंट लिस्ट में सिर्फ दोनों लोग बना सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट जो होती है उसमें दोनों लोग नियम कानून बना सकते हैं। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, इन तीनों में ओरिजिनली कितने प्रोविजंस थे और अभी कितने प्रोविजन है। ठीक है ना, कुछ में बढ़े हैं, कुछ में घटा दिए गए, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या है कि डिवीजन ऑफ पावर, केंद्र को अलग शक्तियां हैं, राज्य को अलग शक्तियां हैं, और दोनों की कंकरेंट है, सेंट्रल की अलग, राज्य जो होते हैं उनकी अलग, यानी कि स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। और कंकरेंट लिस्ट में दोनों नियम कानून बना सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून जो होता है ना वो ज्यादा पावरफुल माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। अब आती है हमारी कौन सी, शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 में दोस्तों भाषाएं दी गई हैं। ध्यान रखना, भाषाएं दी गई हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हमारे संविधान के तहत 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है ना, 22 लैंग्वेज है। ओरिजिनली 14 थी, ओरिजिनली 14 थी, आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना। ठीक है ना, पहले 14 हुआ करती थी, अभी 22 है। कौन कौन सी कब ऐड की गई ये मैं आगे आपको बताऊंगा, जब मैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बताऊंगा। वैसे अगर आपको पता हो ना तो कमेंट भी करके मुझे बता सकते हो कि सर 14 के बाद ना कुछ ये हैं जो कि भाषाएं बाद में ऐड की गई थी शेड्यूल 8 में। अब शेड्यूल 9 में क्या है दोस्तों? शेड्यूल 9 में है एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विथ लैंड रिफॉर्म, है ना, कि जो जमीन संबंधित सुधार उधार करने थे, तो उससे संबंधित एक्ट और रेगुलेशन है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, मतलब कि राज्य की सरकार के लिए। एंड अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, पहले जमींदारी सिस्टम फॉलो किया जाता था, ठीक है ना, मतलब एक एक व्यक्ति के पास 100 150 150 एकड़ जमीन हुआ करती थी उस टाइम पे। विनोबा भावे ने इसके लिए भूदान आंदोलन भी चलाया हुआ था, भूदान। ठीक है, कि भाई जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, थोड़ी थोड़ी जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, फिर जो लेबरर्स हैं, उनको दे सकते हो। ठीक है। एंड ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर, और बाकी मैटर से पार्लियामेंट कैसे डील करेगी उससे संबंधित जो प्रावधान है वो शेड्यूल 9 में है। बेसिकली लैंड रिफॉर्म के बारे में बात किया गया, जमीन संबंधित जो सुधार होते हैं उसके बारे में बात की गई। ठीक है ना, और ध्यान रखना शेड्यूल जो 9 है, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसके माध्यम से ऐड किया गया था, और सबसे पहले 1951 में ही ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ला दिया गया था। 1950 में संविधान लागू हुआ, एक साल बाद इसमें अमेंडमेंट करके एक शेड्यूल जो 9 है उसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं शेड्यूल 10th में, प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन का लॉ लाया गया, बेसिक से ऐसे समझ लो, जैसे मान लो आज कोई MP बन गया एक पार्टी से, कल को कूद के दूसरी पार्टी में चला गया। कई बार देखते हो लोग पार्टी बदल देते हैं, तो उसी को डिफेक्शन बोला जाता है, धोखा देना, कि भाई आज तुमने कांग्रेस से चुनाव लड़ लिया, कल को तुम बीजेपी में लड़ पहुंच गए। या फिर ऐसा था कि कल को तुम बीजेपी से लड़े थे, अब आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिया, बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन, ये सारी चीजें। इसके लिए एक बहुत फेमस मुहावरा चल रहा, आया राम गया राम, है ना। कई बार उस बंदे ने पार्टी बदली थी, इसलिए डिस्क्वालिफिकेशन लाएगा कि भैया तुमको ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही नहीं रहने दिया जाएगा, तुम MP के पद से ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है ना, डिस्क्वालिफिकेशन।
एंटी डिफेक्शन लॉ बोला जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक भैया, धोखाधड़ी दोगे ना तो निपटा दिए जाओगे। अब इसको ध्यान क्या रखना है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये बहुत जरूरी है। मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो 52nd था। 50, अरे यार लिख क्यों नहीं रहा, 52nd, ठीक है ना, 52nd CAA, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम था, लाया गया था 1984-85 करीब, ऐसे ही आया था। एग्जैक्ट मतलब मुझे नहीं याद आ रहा है, 1984 था या फिर 85, आप थोड़ा ध्यान देख लेना। 1984-85 के आसपास यही कोई टाइम पीरियड था जिस समय ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। लेकिन हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके माध्यम से इस कानून को लाया गया था। ठीक है, बाकी आप देख लेना 1984 और 1985, इन्हीं दोनों टाइम पीरियड में से कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो शेड्यूल 10 जो है उसको बाद में ऐड किया गया 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। ठीक है, 1984 या फिर 85 में इसको लागू कर दिया गया था। अब देखो, जो 11th शेड्यूल है, स्पेसिफाइज द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। मतलब पंचायत का क्या काम है, क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, क्या क्या पावर दी गई है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, 72, ठीक है, 72वां संविधान संशोधन अधिनियम था। 72वां नहीं, 73rd था गाइस, 73rd CAA, जिसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और फिर ये लागू हो गया। 1992 में एक्ट आया था, 93 तक में लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से पंचायती राज को लाया गया। तो पंचायत के पास क्या पावर है, क्या शक्तियां हैं, क्या जिम्मेदारी है, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। हमारा जो आखिरी शेड्यूल है, शेड्यूल 12 है, उसमें बात की गई है म्यूनसिपैलिटीज के बारे में, यानी शहर पे जो हमारे यहाँ म्यूनसिपैलिटीज होती है, पार्षदों का जो चुनाव होता है, वार्ड बाई वार्ड होता है ना, उसी के लिए। तो यहाँ पे वही है कि उनको क्या पावर दी गई है, उन्हें क्या अथॉरिटी है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में बात की गई है। और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, CAA, ये भी 1992 में आया, 1993 तक लागू कर दिया गया था। तो जो 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसके माध्यम से इसमें इसको ऐड किया गया था, शेड्यूल 12 का। देखो, तो ओरिजिनली कितनी शेड्यूल थी, 8, बाद में फिर हमने 4 और ऐड कर दी, तो अभी टोटल कितनी हो गई है, 12 शेड्यूल हमारे पास है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक चीज और बता देता हूँ, देखो जो 11th शेड्यूल है उसमें 29 प्रावधान दिए गए हैं, मतलब 29 ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें पंचायत नियम कानून बना सकती है, यानी कि वो नियम कानून बनाने की उन्हें शक्ति दी गई है। और शेड्यूल 12 जो है, उसमें टोटल 18 ऐसे प्रावधान हैं जिसपे म्यूनसिपैलिटी जो है वो लोग नियम कानून बना सकते। जैसे शहर में क्या है, टैक्स कैसे वसूलना है, ये जो वेंडर स्ट्रीट वेंडर होते हैं ना, तो उनसे देखते हो ना कि किराया लिया जाता है 10-15 रुपए 20 रुपए ठेला उला लगाने का, ये सारी चीजें। और कचरे वचरे की गाड़ी आती, पानी उनी व्यवस्था, वो सब म्यूनसिपैलिटीज में आता है। तो टोटल 18 क्षेत्र हैं जिनके बारे में बात की गई। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको शेड्यूल भी पढ़ा दी। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कुछ डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, फिर मैंने कहीं पे कुछ मिस्टेक की, तो आप कमेंट करिए, मुझे रेक्टिफाई भी कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि हर चीज़ें तो नहीं याद रहती हैं। मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में इन चीज़ों को लिखा है और मैंने आपको बताने की कोशिश भी की। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को मतलब नहीं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। कई बार मैंने बोला है, भले वो तैयारी कर रहे हैं फिर ना कर रहे हो, नॉलेज होना हमारे पास ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम अब एक नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर लगभग लगभग खत्म ही हो चुका है। दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।